जय हिंद व्यूवर्स। इंडियन नेवी की मैट्रिक रिक्रूटमेंट 10वीं पास पे जो अप्रैल 2022 बैच की नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आई है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। अप्रैल 2022 बैच की ये नोटिफिकेशन मेरे बारे में। Viewers, the Indian Navy invites ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल। ध्यान रखेंगे, ये मेल जो मैरिड है उनके लिए नहीं है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर इनरोलमेंट भर्ती एज सेलर्स फॉर मैट्रिक रिक्रूट 10वीं पास पे अप्रैल 2022 बैच। दैट इज आपका जो कोर्स कमेंस होगा वो अप्रैल 2020 में होगा। देन एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन फिलअप करना है फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हु फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इनरोलमेंट भर्ती के लिए एज सेल्स। आप इसमें ऑफिसर नहीं बन रहे हैं, आप सैनिक बन रहे हैं, एक नाविक बन रहे हैं, सेलर्स बन रहे हैं फॉर एमआर मैट्रिक रिक्रूटमेंट। और ध्यान रखेंगे टोटल जो वैकेंसी है वो 300 वैकेंसीज है अप्रोक्सीमेटली, लगभग इन अप्रैल 22 बैच 2022 के बैच के लिए। द वैकेंसीज विल बी ईयर मार्क्ड। ईयर मार्क मतलब ये मार्क किया गया है, निर्धारित किया गया इन अ स्टेट वाइज मैनर। ध्यान रखेंगे इसमें जो वैकेंसी है वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। फॉर द टोटल ऑफ 300 वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली एंड 1500 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ध्यान रखेंगे सब लोग जो फॉर्म भरेंगे अलग अलग स्टेट के, ऐसी बात नहीं है कि सबको कॉल अप लेटर, रिटन एग्जाम और पीएफटी के लिए इशू किया जाएगा, जी नहीं। ये टोटल जो वैकेंसीज है 300 है एंड पूरे इंडिया में जो कॉल अप लेटर इशू किए जाएंगे 300 कैंडिडेट्स के लिए, वो जो नंबर होगा वो होगा 1500। मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होगा, हो सकता है यूपी में 200 हो, एमपी में 200 हो, छोटे स्टेट्स में 50 हो, कुछ ऐसे करके। एंड ये जो कॉल अप लेटर रिटन एग्जाम और पीएफटी के लिए इशू किया जाएगा वो इशू किया जाएगा वो 10th के मार्क्स के ऊपर, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो 10th के ऊपर है। तो द कट ऑफ मार्क्स फॉर अपियरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अलग अलग स्टेट में हो सकता है यदि यूपी में 85% पे कॉल अप लेटर आए रिटन और पीएफटी के लिए, तो दूसरे स्टेट में वो 80 हो सकता है, 75 हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन है आप सबको कि आपका परसेंटेज कुछ भी हो, आप प्लीज अप्लाई कीजिए यदि आप एलिजिबल हैं तो। Then educational qualification, candidate must have matriculation examination from the Board of School Education recognized from the Government of India. So ध्यान देने वाली बात है, आप केवल 10th क्वालिफाई होने चाहिए, कोई परसेंटेज का इशू नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, जिसका परसेंटेज अच्छा है तो नॉर्मल बात है, कॉल अप लेटर रिटन एग्जाम और पीएफटी के लिए उन्हीं को इशू किया जाएगा। ध्यान रखेंगे रिटन और पीएफटी के लिए एक ही कॉल अप लेटर है। जब एक बार आप रिटन एग्जाम के लिए जाएंगे तो उसी समय जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो पीएफटी भी उसी समय अपीयर कर लेंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो ये वैकेंसी 10th पास पर है, लेकिन इसमें 3 तरह की जॉब प्रोफाइल है। पहला जो है वो शेफ है, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड। शेफ बेसिकली कुक, आपको खाना बनाना होगा एज पर मेनू बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन एंड इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। आपको मीट भी हैंडल करना है, मांस भी, चिकन, मटन एटसेट्रा हैंडल करना, मतलब रखना, धोना, साफ करना, सारी चीजें। ये जानबूझ के ये बातें लिखी गई हैं ताकि किसी के मन में कुछ कंफ्यूजन ना हो। यदि मैं केवल वेजिटेरियन बनाना चाहूं तो क्या ये कर सकता हूं? जी नहीं। आप जब भर्ती किए जाएंगे, आप शेफ या कुक बन रहे हैं, तो आपको दोनों चीजें बनानी होगी, वेज एंड नॉन वेज। एंड अकाउंटिंग ऑफ राशन, राशन का हिसाब किताब रखना है। इन एडिशन, इसके अलावा दे विल ऑल्सो बी अलॉटेड अदर ड्यूटीज एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट। सर्विस रिक्वायरमेंट जैसा होगा आपको दूसरी तरह की ड्यूटियां भी दी जा सकती हैं। देन दूसरा जो है स्टीवर्ड, जिसको आप बोलते हैं खाना परोसने वाला या वेटर। सो दे वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फूड। आपको खाना परोसना होगा इन द ऑफिसर्स मेसेज, ऑफिसर्स मेसेज में एज वेटर्स। हाउस कीपिंग मतलब जो आप साफ सफाई से लेके मेंटेनेंस से लेके और छोटी छोटी चीजें जो आप हाउस में करते हैं। अकाउंटिंग ऑफ फंड का हिसाब किताब रखना। वाइन एंड स्टोर्स, जो बियर, रम, जो बेसिकली शराब है उसका, स्टोर्स का प्रिपरेशन ऑफ मेनू बनाना। इन एडिशन दे विल बी ऑल्सो अलॉटेड अदर ड्यूटीज एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट।
सो ये सारी चीजें, तो बेसिकली शेफ और स्टीवर्ड के काम में क्या अंतर है? शेफ को खाना बनाना है, स्टीवर्ड को खाना परोसना है, और दूसरी भी जॉब इनको प्रोफाइल जो है, दूसरा जो काम है उनको दिया जाएगा। एंड तीसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं हाइजीनिस्ट, जिसको आप सिंपल में मेंटेनेंस करने वाला या बोल सकते हैं सफाई कर्मी। दे विल बी रिक्वायर्ड टू क्लीन वॉशरूम, आपको साफ करना है, शावर स्पेसेस, नहाने वाला जो जगह है, बाथरूम एंड अदर एरिया जहां भी सफाई की जरूरत होगी। इन एडिशन दे विल ऑल्सो बी अलॉटेड अदर ड्यूटीज एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट। इसके अलावा, सफाई करने के अलावा आपको दूसरी भी ड्यूटियां दी जा सकती हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो यदि आपके मन में ये सवाल आए कि कौन सा काम इन तीनों में बेहतर है, यदि आपको ऑप्शन मिलता है चूज करने के लिए एक बार सिलेक्शन होने के बाद, तो सबसे अच्छा नॉर्मल बात है ये खाना परोसने वाला बेहतर है, उसके बाद खाना बनाने वाला, एंड लास्ट में ये सफाई वाला। क्योंकि आप सेना की में ज्वाइन करना चाहते हैं तो तीनों ये जो है प्रायोरिटी वाइज आप इसको अपनी प्राथमिकता रख सकते हैं। देन एज की बात करें, उम्र कितनी चाहिए, तो 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2005 एंड बोथ डेट्स इंक्लूसिव, मतलब जिसका 1 अप्रैल 2002 है तो वो इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका 31 मार्च 2005 के बीच में है या ये डेट भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जिसका 31 मार्च 2001 है वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिसका 1 अप्रैल 2006 है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दोनों डेट के बीच में या ये दोनों डेट के वो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी यदि आपके मन में है कि यदि आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो अगली वैकेंसी में अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है। बेसिकली इसमें आप 6 मंथ्स ऐड कर दें तो एक रफ डेट आपको मिल जाता है। यहां पर भी आप 6 मंथ ऐड कर दें तो एक रफ डेट आपको मिल जाएगा। मतलब जो अगली वैकेंसी अक्टूबर 2022 बैच में यदि आती है, क्योंकि हर 6 महीने पे ये वैकेंसी आती है, तो उसमें नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ ये रहेगा। देन पे एंड परक्विजिट की बात करें, पे एंड अलाउंस की बात करें, तो ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड दैट इज योर बेसिक ट्रेनिंग, और स्टीपेंड एक भत्ता दिया जाएगा, एक आपको पेमेंट दिया जाएगा, दैट विल बी 14,600 पर मंथ एंड विल बी एडमिशनेबल, स्वीकृत किया जाएगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो पे लेवल है, लेवल 3 में आप आ जाएंगे एज पर डिफेंस पे मैट्रिक्स, जिसमें लेवल 3 में आपको पेमेंट ये मिलता है। In addition, they will be also paid MSP. MSP stands for Military Service Pay, और वो रहेगा 5,200 पर मंथ प्लस डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो और अलाउंस चीजें आपकी बनती हैं। प्रमोशन की बात करें, सो प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स एग्जिस्ट अप टू रैंक ऑफ मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, दैट इज लेवल 8। यदि आप सेलर ही हैं, आप ऑफिसर नहीं बन पाते हैं, तो अंत तक अपनी सर्विस में आप सर्विस रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड अदर क्राइटेरिया आप हाईएस्ट रैंक जो सेलर में बन सकते हैं, दैट इज मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, जिसका पे लेवल है लेवल 8 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स, और ये जो लेवल है वो ये है, प्लस MSP एंड प्लस DA जो डियरनेस अलाउंस है, बाकी जो अदर अलाउंस है वो। देन इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन टू कमीशन्ड ऑफिसर, आप अधिकारी भी बन सकते हैं, ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर दोज हु परफॉर्म वेल एंड क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन एंड क्लियर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। देन SSB, आपको मालूम है कि सेना में आपको ऑफिसर बनना है तो आपको SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आप AMR से SSR या AMR से AA, AMR से डायरेक्ट ऑफिसर या AMR से SSR, SSR से AA एंड फिर AA से ऑफिसर, कुछ भी आप, बहुत सारे ऑप्शन है, बशर्ते कि आप सारी चीजों को अच्छे से पूरा करें। देन परक्विजिट की बात करें, सो ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर सेलर्स आर गिवन बुक्स, आपको क्या क्या और सुविधाएं या लाभ दी जाती हैं उसके बारे में आपको बुक्स, रीडिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म्स, फूड एंड एकोमोडेशन एज पर इंटाइटलमेंट, जितना आपका अधिकार है, जितना आपका मतलब बेसिकली आपका आपके रैंक के हिसाब से जितनी चीजें बनती हैं वो आपको दी जाएंगे। देन आपको मेडिकल ट्रीटमेंट, लीव, ट्रैवल कंसेशन, आपको आने जाने में छूट, जो किराया है या इसको बोलते हैं LTC फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, आपके और आपके जो परिवार वाले हैं डिपेंडेंट बेसिकली उनके लिए, फिर ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट्स एंड दूसरी सुविधाएं।
सेलर्स आर ऑल्सो इंटाइटल टू एनुअल एंड कैजुअल लीव, जी छुट्टी है। देन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हाउस रेंट अलाउंस, ये सब जो पैसा है आपका हाउस रेंट का एंड चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। इसके अलावा पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूड पेंशन मिलेगा आपको मालूम होना चाहिए। अभी फिलहाल जो पेंशन है केवल डिफेंस में है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में। ग्रेचुइटी आपकी मिलेगी। देन लीव इनकैशमेंट, जो आप अपनी छुट्टी जमा करेंगे, आप जो छुट्टी अपनी चाहते हैं कि उसको 1 महीना मैंने ड्यूटी किया और उसका पैसा मुझे मिले, तो ये जो आप लीव को इन कैश करा सकते हैं। ऑल पर्क्विजिट आर एक्सटेंडेड एज पर सर्विस कंडीशन एंड देयर एलिजिबिलिटी एडमिसिबिलिटी इज रेगुलेटेड एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सारी सुविधाएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं और जिस समय जो सर्विस कंडीशंस रहेंगी उसी के अनुसार ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। देन इंश्योरेंस कवर, आपका जो इंश्योरेंस होगा वो 50 लाख अमाउंट का होगा। Then selection criteria, due to COVID-19 pandemic, an exception is being made in the public interest wherein approximately 1500 candidates will be called up for written examination. व्यूवर्स, पहले क्या होता था, बेसिकली लास्ट वैकेंसीज में भी ऐसे ही जो एडमिट कार्ड थे वो लिमिटेड थे। इस बार भी एडमिट कार्ड लिमिटेड हैं। 300 वैकेंसी के लिए टोटल 1500 एडमिट कार्ड या कॉल अप लेटर इशू किया जाएगा रिटन एग्जाम एंड पीएफटी के लिए, और ये किया जा रहा है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन पीएफटी विल बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th एग्जाम। तो आपको जो मेरिट, आपको जो कॉल अप लेटर, एडमिट कार्ड जो इशू किया जाएगा वो आप 10th का जो मार्कशीट है उसके बेस पे मेरिट बनेगी। स्टेट वाइज का अलग अलग है एंड तब जाके आपको इशू किया जाएगा। तो नॉर्मल बात है, हर स्टेट की वैकेंसी अलग है, उनका मेरिट अलग होगा, तो कट ऑफ मार्क्स जो है वो भी वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट एज वैकेंसी हैव बीन अलोकेटेड इन अ स्टेट वाइज मैनर। ऑल इंडिया पे वैकेंसी नहीं है, ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो इसीलिए कॉल अप लेटर का भी जो मेरिट है, जो कट ऑफ हो वो बदल देगा स्टेट वाइज। रिटन टेस्ट की बात करें सो क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, दोनों भाषाओं में, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्वेश्चन पेपर में आपके 2 सेक्शन होंगे जिसमें साइंस, मैथ्स एंड जीके पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 10th लेवल का स्टैंडर्ड होगा और इसका जो सिलेबस है वो इंडियन नेवी की वेबसाइट पे दिया हुआ है। पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वो 30 मिनट्स का होगा पूरा पेपर, एंड जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई होंगे उनको पीएफटी सेम डे देना होगा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या चीजें होंगी, क्वालिफाइंग पीएफटी में क्वालिफाई होना एकदम मैंडेटरी है, आवश्यक है। आप रिटन क्वालिफाई किए और पीएफटी में फेल हो जाते हैं तो आप उस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। पीएफटी जो है बहुत कंपेयर टू आर्मी एंड एयरफोर्स, ये पीएफटी आसान है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग है जिसको आपको 7 मिनट्स में कंप्लीट करना है। 20 स्क्वाटअप्स, उठक बैठक, ये स्क्वाटअप्स है, उठक बैठक हाथ सामने करके, एंड देन 10 पुशअप आपको करना है इस तरह के, और ये जो आप पीएफटी करेंगे वो आप अपने ओन रिस्क में करेंगे। क्या होता है, कई बार कैंडिडेट जो है पीएफटी करते करते उनको चोट लग जाती है या कुछ और घटना घट जाती है, तो इसका जिम्मेदार नेवी ना होकर के वो खुद होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे यदि आप पीएफटी कर रहे हैं तो ये आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, मेरिट लिस्ट फॉर एमआर विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके रिटन एग्जाम के ऊपर बनेगा, टू एंड सब्जेक्ट टू क्वालिफाई पीएफटी। पीएफटी जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जो रिटन मार्क्स रहेगा उसी के ऊपर पीएफटी होगा। ध्यान रखेंगे पीएफटी के ऊपर कोई मार्क्स नहीं है, केवल जो मार्क्स मिलेगा आपको रिटन एग्जाम के लिए, पीएफटी केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो मेरिट जो बनेगी वो केवल रिटन एग्जाम के ऊपर बनेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 400 कैंडिडेट, वैकेंसी 300 कैंडिडेट्स की है और अप्रॉक्सीमेटली 400 कैंडिडेट्स को कॉल अप लेटर इशू किया जाएगा इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन चिल्का के लिए, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज मेरिट। तो ये जो पहला जो कॉल अप लेटर था वो रिटन एग्जाम के लिए वो स्टेट वाइज था। दूसरा जो कॉल अप लेटर आपको मेडिकल के लिए, जब आप चिल्का में ट्रेनिंग से पहले जो इनरोलमेंट मेडिकल होगा उसके लिए जब बुलाएंगे तो वो भी स्टेट वाइज मेरिट होगी। तो अलग अलग स्टेट का रिटन एग्जाम की जो मेरिट है वो अलग अलग जा सकती है, और टोटल जो 400 कैंडिडेट्स को वो बुलाएंगे जिसमें से 300 की वैकेंसी है। तो वो ये सोचने का तरीका ये है कि लगभग 100 लोग मेडिकल में फेल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो जिसकी वजह से 300 कैंडिडेट्स को लेंगे और ट्रेनिंग आगे करेंगे।
द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल ऑफ लेटर फॉर इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो कट ऑफ मार्क्स है, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, सो मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय ऑथोराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर। वो डॉक्टर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या और कोई हो सकता है, लेकिन वो ऑथोराइज होंगे मिलिट्री डॉक्टर, एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन करंट रेगुलेशन एप्लीकेबल एज ऑन सेलस ऑन एंट्री। सेलस के लिए जो एंट्री पे जो एप्लीकेबल है मेडिकल, उसी के हिसाब से आपकी जो मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट एंड चेस्ट उसी के अनुपात में प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का जब आप चेस्ट को फुलाते हैं, एक्सपैंड करते हैं। डिटेल्स रिगार्डिंग मिनिमम एज, हाइट क्राइटेरिया एट बाय सेलर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल रिलैक्सेशन, यदि जहां जहां पे छूट है हाइट वेट को लेके, वो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट से मिल सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरा एक मेडिकल का वीडियो है, एसएसआर मेडिकल टेस्ट का, जिसमें आप एमआर के ऊपर भी सेम बातें लागू हैं। तो वहां पे आप पूरी इन चीजों को, जिसमें मैंने एक एक छोटी छोटी चीज को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया है, वो आप देख सकते हैं किसको छूट है, कितनी छूट है, और पूरी मेडिकल प्रोसीजर को आप अच्छे से समझ सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, सो कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एक अच्छा फिजिकल और मेंटल हेल्थ होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बोथ एशोर एंड एफ्लोट। जी हाँ, आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए, ताकि आप जहाज पे या जमीन पे बिना किसी परेशानी के आराम से ड्यूटी कर सकें। अंडर पीस एज वेल एज वॉर कंडीशन, या तो शांति और वॉर दोनों समय, एज पर नेवी ऑर्डर। ये नेवी ऑर्डर है जिसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ द नेवी ऑर्डर कैन बी एक्सेस फ्रॉम द ऑफिशियल इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट वेबसाइट। इस सारी जो डिटेल है इस नेवी ऑर्डर में, जो ये रूल्स रेगुलेशन की जो कॉपी है वहां पे मेंशन है, और वो ऐसा बता रहे हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाके रेफर कर सकते हैं। Enrollment medical examination of all candidates who are in merit list will be held at INS चिल्का। आपका जो मेडिकल होगा वो चिल्का में होगा, ध्यान रखेंगे। आप जब जाएंगे कॉल अप लेटर मिलने के बाद रिटन एग्जाम के लिए, तो जिस दिन आपका रिटन एग्जाम होगा उसी दिन आपकी पीएफटी, उसके बाद यदि आप मेरिट में सिलेक्ट हो जाते हैं रिटन के मार्क्स के ऊपर, तो आपको चिल्का में एनरोलमेंट मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली फिट इन एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी एनरोल्ड। और जो लोग उस मेडिकल में इनिशियल मेडिकल या बोले आपकी एनरोलमेंट मेडिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे, वही ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। और जो कैंडिडेट अनफिट हो गए वो अपील कर सकते हैं। यदि आपको बोला गया टेम्पररी आप अनफिट है, तो इस चीज को लेके आप INHS निवाड़ी चिल्का या INHS कल्याणी विशाखापट्टनम में आप अपील कर सकते हैं विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 21 डेज। 21 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। नॉर्मली चिल्का जो है वो वहीं पे है, ये हॉस्पिटल। तो मेरी सलाह ये है, आपको यदि लग रहा है थोड़ी बहुत ज़्यादा समस्या है आपको, या थोड़ी भी समस्या है, तो आप 21 डेज का समय ले लीजिए, अपने घर आ जाइए, अच्छे से इलाज कराइए, और उस 21 डेज के अंदर में आप फिर से कल्याणी विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पे जाके आप ये अपील करिए। आप जैसा वो सर्टिफिकेट देंगे, यदि आपको क्वालिफाई कर देते हैं तो आप फिर से चिल्का में जाके ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अनफिट होते हैं, वहाँ से आपको परमानेंट अनफिट करते हैं, तो आप फिर आपको घर आना होगा, बेसिकली आप सर्विस नहीं ज्वाइन कर सकते। देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन फॉर वैक्स। आपको अपने कान के जो वैक्स है उसको साफ करा लीजिए। आपके दांत में जो टाटर है, जो गंदगी है, जो प्लेक है, उसको आप हटवा लीजिए अपने इनिशियल मेडिकल एग्जाम से पहले। देन विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें, आंखों की बात करें, तो जो बेटर आई है विदाउट ग्लास, बिना चश्मे का आप यदि अच्छा देखते हैं, जो अच्छी आंख उनको चाहिए दैट इज 6/6, और यदि आपकी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो 6/9, और यदि आप चश्मा लगाते हैं तो जो अच्छी आंख है वो तो 6/6 होनी ही चाहिए, लेकिन जो वर्स आई है वो भी है 6/6। मतलब चश्मा लगाने के बाद आपकी अच्छी और बुरी आंख का जो पावर है वो एकदम 6/6, मतलब अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी आई साइट है उसको आप 6/6 बोलते हैं। Applicants declared permanently medical unfit by any armed forces hospital। यदि कोई कैंडिडेट को किसी और आर्म फोर्सेज हॉस्पिटल, सेना के हॉस्पिटल द्वारा प्रीवियस किसी रिक्रूटमेंट में, नेवी की सेम तरह की यदि रिक्रूटमेंट है,
यदि फेल किया गया है तो उनको सलाह दी जाती है कि अप्लाई ना करें। बेसिकली ये यदि इसलिए कहा गया है कि यदि आपको परमानेंटली अनफिट किया गया इसी तरह की वैकेंसी के लिए नेवी के द्वारा, तो फिर आप फिर से परमानेंटली अनफिट हो सकते हैं। तो इसलिए वो मना कर रहे हैं कि आप ना करें तो बेहतर है। मेरी सलाह यह है कि आप भले ही परमानेंटली अनफिट है, फिर भी आप कोशिश कीजिए, क्या पता चीज़ें बेहतर हो गई हों और आप मेडिकल क्वालिफाई कर पाएँ। व्यूअर्स, टैटूज की बात करें सो परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स। जी हाँ, इस हिस्से को आप फोर आर्म्स बोलते हैं, रिस्ट से लेके एल्बो तक का बीच का हिस्सा। और यहाँ पे इनर फेस मतलब जो ये अंदर वाला हिस्सा है उसको बोला जा रहा है इनर फेस। बेसिकली ये इसलिए की जाती हैं ताकि आप यदि सैल्यूट करते हैं यदि, तो ये जो हिस्सा है इधर टैटूज ना रहे, केवल इनर साइड पे ये टैटू रहे, तो यहाँ पे अलाउ है। देन बोला भी गया है फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ पाम। देन बैक साइड, बैक डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड, हैंड के पीछे की साइड में। परमानेंट बॉडी टैटूज ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट एक्सेप्टेबल। यदि आपकी बॉडी पे कहीं और टैटू है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है एंड आपको रिक्रूटमेंट से रोका जाएगा, मना किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। Then training and initial engagement की training, the training for the course will commence in April 2022 अप्रैल में आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, जो कि 12 सप्ताह की होगी। बेसिक ट्रेनिंग चिल्का में, फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो आपका जो ट्रेड है, जो प्रोफेशन है, शेफ, कुक, हाइजीनिस्ट, उसकी अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग होगी, जिनका जो ब्रांच अलॉट होगा। वेरियस नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में। एंड देन ट्रेड विल बी एलोकेटेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस। जैसा सर्विस का रिक्वायरमेंट होगा वहां पे आपको वैसा ट्रेड अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब आप शेफ या स्टीवर्ड या हाइजीनिस्ट बनेंगे, ये सर्विस रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देन डिस्चार्ज एज अनसुटेबल। यदि आपका बिहेवियर या एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में या ट्रेनिंग के बाद कभी भी अनसेटिस्फैक्टरी पाया गया तो आपको सर्विस से बाहर किया जा सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इफ देयर डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी फॉल्सिफाइड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, आपका कंडक्ट तो अच्छा होना चाहिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए सर्विस में या ट्रेनिंग के बाद। इसके अलावा यदि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया है उसमें कहीं भी कोई जालसाजी हुई, कहीं गड़बड़ी पाई गई, तो भी आपको सर्विस से बाहर किया जा सकता है। इनिशियल एंगेजमेंट, आपकी सर्विस इनिशियल में कितने साल की होगी? आप मिलिट्री ज्वाइन करने वाले हैं तो एक पीरियड होता है इनिशियल में, जिसको आप इनिशियल एंगेजमेंट कहते हैं। उतना सर्विस आपको इनिशियली करना ही करना है और उसके बाद आपकी मर्जी है और सर्विस का रिक्वायरमेंट। तो इनिशियल एंगेजमेंट जो है सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, द इनिशियल एंगेजमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फॉर एमआर। आपकी जो इनिशियल सर्विस होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसके बाद आप चाहें तो आपकी मेडिकल फिटनेस और सर्विस रिक्वायरमेंट के ऊपर है ये, आप आगे कंटिन्यू सर्विस कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि एमआर और एसएसआर डबल ए में क्या डिफरेंस है, तो रैंक की बात करें तो नॉर्मल बात है, आप एमआर पे मैट्रिक रिक्रूट होके जा रहे हैं, आप 10th पास पे जा रहे हैं, तो आपका जो रैंक होगा वो लो होगा कंपेयर टू एसएसआर डबल ए जो कि 10+2 पे जा रहे हैं। आपका पेमेंट भी इनके मुकाबले, एसएसआर डबल ए के मुकाबले लो होगा। आपकी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन भी है वो उनके मुकाबले कम होगा। आपका जो प्रमोशन है इनके मुकाबले स्लो होगा। आपका जो इनिशियल एंगेजमेंट है वो एमआर के लिए 15 ईयर्स, एसएसआर के लिए 15 ईयर्स और डबल ए के लिए ये 20 ईयर्स होता है। मिनिमम जो पेंशनेबल सर्विस है वो यहाँ पे 15 ईयर्स है आपके एमआर के लिए, मतलब आपने 15 साल सर्विस की तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड एसएसआर के लिए 15 साल है और डबल ए के लिए ये 20 ईयर्स है। इसके अलावा जो फैसिलिटी है ये मच है, इधर मोर है। एंड पोस्ट रिटायरमेंट करियर, रिटायरमेंट के बाद आपका जो करियर है बहुत अच्छा होगा। एंड एसएसआर डबल ए के लिए ये बहुत अच्छा या ग्रेट माना जा सकता है। देन द एप्लीकेशंस आर टू बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली। ये जो एप्लीकेशन है आपको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भरना है इस इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके। एंड सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उसका ओरिजिनल आप स्कैन करके अपलोड करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरह से कुछ है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो इसको आप निवास स्थान बोलते हैं, निवास सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो, आर टू बी ब्रॉड बाय द कैंडिडेट्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट।
जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपको रिक्रूटमेंट के हर स्टेज पे, जैसे पीएफटी के समय और फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल के समय लेके जाना है। इफ द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट मैचिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो डिटेल आपने ऑनलाइन में एप्लीकेशन के समय भरी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आप पीएफटी के समय या मेडिकल के समय चिल्का में ट्रेनिंग के दौरान, यदि उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो भी आपकी जो कैंडिडेचर है, आपका जो बेसिकली जो आपका एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। Then the cut-off marks for appearing written examination will vary from state to state, ये उसमें मेंशन है। फिर से अलग अलग स्टेट का जो कट ऑफ मार्क्स है वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल ऑपरेटर जो इशू करेंगे वो डिफरेंट है। ऑल पीएफटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। जो लोग रिटेन क्वालिफाई करेंगे केवल उससे काम नहीं चलेगा, रिटेन के बाद आपको पीएफटी क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। देन द मेरिट लिस्ट भी विल बी अवेलेबल इंडियन नेवी की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और वो अवेलेबल होगा आपकी इंड मार्च 22 में। अप्रैल में ट्रेनिंग होनी है शुरू, तो आपका जो मेरिट इंड मार्च में, मार्च के अंत तक आ जाएगा अगले साल 2022 तक। ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड एट आईएनएस चिल्का। जो लोग मेरिट में जिनका नाम है उनको चिल्का में बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, और द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसल्ड एंड ही विल हैव नो क्लेम फॉर इनरोलमेंट इन द इंडियन नेवी इन केस कैंडिडेट्स फेल टू रिपोर्ट ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन्ड इन कॉल अप लेटर। यदि जिस डेट को आपको, जिस समय को आपको बोला गया है अप्लाई करने के लिए, अपीयर होने के लिए मेडिकल में चिल्का में, जिस समय आपका डेट ऑफ रिपोर्टिंग, डेट ऑफ टाइम है, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग है, उस समय आपको रिपोर्ट करना है। यदि आप समय से रिपोर्ट नहीं करते हैं तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। तो यदि किसी इमरजेंसी की वजह से यदि आप लेट भी हो जाते हैं तो मेरी ये सलाह है, आप वहां पे जाइए और अपनी बात को रखिए, रिक्वेस्ट कीजिए एंड ऐसा कुछ ना हो, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। टाइम पे रिपोर्ट कीजिए आप। देन इनरोलमेंट विल बी सब्जेक्ट टू फिटनेस इन इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट आईएनएस चिल्का। आप एक बार चिल्का में जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप नेवी में सिलेक्ट हो गए या आप क्वालिफाई कर लिए, नहीं। आप जब तक इनरोलमेंट मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर लेते तब तक आप ट्रेनिंग शुरू नहीं करेंगे और आपको सिलेक्शन श्योर आप नहीं मान सकते। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अदर देन स्पेशलिस्ट ओपिनियन इन अ मिलिट्री हॉस्पिटल विल नॉट बी कंसीडर्ड। यदि आप कहीं और से मेडिकल क्वालिफाई होकर सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, या तो आप चिल्का में लेके जाते हैं या आपको टेम्पररी अनफिट किया जाता है तब लेके जाते हैं, तो भी इसको मान्य नहीं होगा। एंड नो फर्दर रिव्यू अपील इज परमिसेबल। यदि आपको चिल्का से या निवारणी से टेम्पररी या परमानेंट मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है, उसके बाद आप री मेडिकल में भी आपको अनफिट कर दिया जाता है, तो भी आप कहीं और से कुछ आप अपील करते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। The candidate selection pertaining to a particular batch is valid for that batch only। ध्यान रखिए ये जो आपका सिलेक्शन है केवल इस पर्टिकुलर अप्रैल 2022 बैच के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये रिटन एग्जाम का मार्क्स या पीएफटी का ये या मेरिट जो है अगले बैच में लागू होगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुज नेम्स डोंट अपीयर इन द मेरिट लिस्ट कैन नॉट क्लेम एडमिशन फॉर द नेक्स्ट बैच। जो लोग क्वालिफाई हो गए रिटन में, पीएफटी में, और उनका नाम मेरिट में नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि अगले बैच की मेरिट के लिए वो अपना नाम रखे या क्लेम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। These candidates will have to undergo the selection procedure afresh provided they meet the eligibility criteria for the first batch। आपको फिर से अप्लाई करना होगा, वही प्रोसेस है। पहले आप अप्लाई करेंगे, फिर आप रिटन पीएफटी मेडिकल में अपीयर होंगे, क्वालिफाई होने के बाद तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। मतलब आप एक बार क्वालिफाई हो गए और मेरिट से बाहर आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार आपको रिटन नहीं देना। जी नहीं, आपको सब कुछ देना है, बशर्ते कि आपकी जो एज है या अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना चाहिए। Then all candidates who are selected in merit list will be required to download police verification form। जो लोग मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो गए हैं उनको एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो, और दूसरे जो एसोसिएटेड फॉर्म है कॉल अप लेटर के साथ जो फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल के समय वो लेके आना है। The candidates will be required to submit the same to INS चिल्का। आपको ये जो फॉर्म है वो आपको INS चिल्का में सबमिट करना है आफ्टर गेटिंग देयर एंटीसीडेंट्स वेरीफाइड। एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है बेसिकली, कि कुछ गलत आपके ऊपर चार्जेस तो नहीं है, कोई एफआईआर तो नहीं है, वो सारी चीज़ें पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में मेंशन रहती है, ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में। देन वो आपका जो एसपी है वहाँ से रिस्पेक्टिव जो जुरिस्डिक्शन है, जिसका जो एरिया है, वहाँ से आप वो जो वेरिफिकेशन फॉर्म है उसको साइन करवा के लेके जाएंगे।
कैंडिडेट शुड बी इन पोसेशन ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम आइदर प्लेस ऑफ डोमिसाइल। यदि आपके मन में कंफ्यूजन है कि कहां से लेना है तो आप दोनों जगह से ले सकते हैं, या तो आपका जो डोमिसाइल निवास प्रमाण जीवा जो निवास स्थान है परमानेंट, या जहां पर आप रह रहे हैं वहां से कहीं से भी आप ले लीजिए। कैंडिडेट्स विदाउट द वेरीफाइड पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स विद एडवर्स कमेंट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट। यदि कोई कैंडिडेट जो है इस तरह का फॉर्म है, जो रिपोर्ट है वो लेके नहीं जाते हैं, या उस रिपोर्ट में कुछ गलत रिमार्क्स है, कुछ गलत कमेंट है, बातें हैं कि आपके ऊपर चार्ज है, तो भी आपको वहां पे ट्रेनिंग में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द फॉर्मेट फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। आपको ये जो वेरिफिकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है, किस तरह से वो फॉर्म है, वो सारी चीज़ें आप नेवी की वेबसाइट से जब आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप कर सकते हैं। उस फॉर्म को प्रिंट लीजिए, अपना कार्यवाही कीजिए एंड उसके बाद उसको रेडी करके लेके जाइए ताकि किसी तरह का डिले ना हो। Then no inquiry will be entertained regarding this recruitment enrollment after a period of 6 months। 6 months के बाद इस रिक्रूटमेंट इनरोलमेंट के ऊपर किसी तरह की इंक्वायरी क्वेश्चन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा, जवाब नहीं दिया जाएगा। देन हाउ टू अप्लाई, तो ये आप जानते हैं ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट पे। और इम्पॉर्टेंट डेट ये है कि 29 अक्टूबर से ये डेट स्टार्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का और 2 नवंबर तक है। देन बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट रेडी फॉर रेफरेंस। आपको ये मैट्रिक सर्टिफिकेट अपना रेडी रखिए उसको। देन आपको ये रजिस्टर करना है, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए और सारी डिटेल्स में मोबाइल नंबर, छोटी छोटी चीज़ें वो आप देख लीजिए। फिर लॉगिन करके अप्लाई करना, ये सारा डिटेल छोटा छोटा है उसमें आप देख लीजिए। एक सूटेबल फोटोग्राफ जो होना चाहिए, करेंट होना चाहिए। और सारा डिटेल भरने से पहले आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, हड़बड़ी में फॉर्म को न भरें। Viewers, the application may be uploaded from the Common Service Center (CSC), जिसको आप पब्लिक यूटिलिटी सेंटर भी बोलते हैं, across the country against a fixed fees of ₹60 plus GST, and this facility is entirely optional। आप चाहिए तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये प्योरली ऑप्शनल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन केस एनी डिफिकल्टी फेस बाय पोटेंशियल कैंडिडेट, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है सिलेक्शन हो सकता है, यदि वो किसी तरह की डिफिकल्टी फेस करते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी होती है, तो वो इस वेबसाइट के थ्रू IHQ MOD नेवी इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी को अप्रोच कर सकते हैं, बेसिकली मेल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखें, मोबाइल फ़ैन और जो दूसरे डिवाइसेज हैं एग्जामिनेशन हॉल में या वहाँ पे परमिशन नहीं है। एनी इन्फ्रिंजमेंट, यदि किस तरह की आप कोई गड़बड़ी करते हैं, इसका आप उल्लंघन करते हैं, तो आपको ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी। तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपके पास चीज़ें रेडी है तो आप 29 अक्टूबर से रेडी हो जाइए फॉर्म भरने के लिए। नो कैंडिडेट शुड मिसबिहेव और इन एनी मैनर क्रिएट डिसऑर्डरली सीन इन एग्जामिनेशन प्रीमाइसेस। आप किसी से मिसबिहेव नहीं करेंगे और एग्जाम हॉल में किसी तरह का जो है डिसऑर्डर, किसी तरह का अव्यवस्था को नहीं फैलाएंगे। एंड कैंडिडेट शुड अवॉइड फिलिंग मल्टीपल एप्लीकेशन। एक से ज़्यादा आपको फॉर्म नहीं भरना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। यदि एक से ज़्यादा आप भरते हैं तो आपकी कैंडिडेचर जो है, आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। Then the decision of the Indian Navy as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the written exam and PFT shall be final। इस पूरी रिक्रूटमेंट में जो फाइनल डिसीजन होगा वो रिटेन को लेके हो, PFT को लेके हो, वो इंडियन नेवी का डिसीजन होगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि आप अपने निवास प्रमाण पत्र को लेके कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इसके ऊपर भी आपकी जो कैंडिडेचर है वो रिक्रूटमेंट के या ट्रेनिंग के किसी भी स्टेज में कैंसिल कर दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 नवंबर 21। Then it is mandatory to submit a negative RT-PCR laboratory report to COVID-19। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछला रिक्रूटमेंट में भी SSR AA की वैकेंसी में भी मांगा गया था, इस बार भी है कि आपको अभी भी कोविड का असर खत्म नहीं है, इफेक्ट खत्म नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है ये प्रोटेक्शन के लिए RT-PCR जो रिपोर्ट है वो आपका होना चाहिए और ये 72 घंटे से ज़्यादा देरी की नहीं होनी चाहिए।
देन आपको एक वार्निंग दी जाती है, बीवेयर ऑफ एजेंट्स, चीट्स, टाउट्स, एंटी सोशल एलिमेंट जो है ये कई बार लोग एजेंट बन के धोखा देते हैं, पैसा ले लेते हैं कि हम भर्ती करवा देंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान देनी है और किस तरह की किसी भी जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, नौसेना भर्ती संगठन के अधिकारियों के साथ तालमेल का दावा करने वाले लोग वादा करेंगे कि उम्मीदवार की भर्ती हो जाएगी और इसी बहाने से वो पैसा इकट्ठा करेंगे। हमें जोर देना चाहेंगे, नेवी ये बात कह रही है कि हम आपको ये बार बार ये बता रहे हैं, हम आपको ये बार रिपीट कर रहे हैं कि ऐसी बात संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि कोई पैसा दे के आपको नेवी में भर्ती करवा दे। ये जो है CLSs केवल ISQ द्वारा ही जारी किए जाएंगे। एंड देन दलालों द्वारा किसी तरह का उत्पीड़न पर पुलिस के पास जाएं और मामले में FIR दर्ज करवाएं। किसी भी एजेंट के वादे के सामने झुकने से पहले 2 बार सोचें, कई बार सोचें। यदि आपको लगता है कि आप गैर कानूनी तरीके से आप भर्ती हो सके हैं तो आप इस मौके को आप कभी सफल नहीं होंगे। आप अपने बेसिकली अच्छे आदमी होने का परिचय दे, अच्छे नागरिक होने का परिचय दे और अच्छा आचरण करें और ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसको अच्छी तरह से फॉलो करें और किसी भी तरह का जो अनुचित साधन है, गलत तरीका है, उसको आपको न करने की सलाह दी जाती है। Now disclaimer, the terms and condition given in the advertisement are guidelines only। ये केवल एक गाइडलाइन है and order है issued by the government as amended from time to time will apply for the selected candidate। ये जो भी सारी बातें बताई गई हैं आपको वो केवल गवर्नमेंट द्वारा जारी की जाती हैं और बीच बीच में इसको संशोधन किया जाता है और ये उन कैंडिडेट के ऊपर लागू होगा जो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि नेवी MR अप्रैल 2022 बैच की नोटिफिकेशन से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन हमने पूरी इन्फॉर्मेशन जो शेयर की आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके आप मुझे और एनर्जी दीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं आपकी तैयारी के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।